आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है वोकेबलरी। क्या है? वोकेबलरी को हिंदी में कहते हैं शब्द भंडार। आपके बोर्ड एग्जाम में दो सेक्शन होते हैं, एक लिटरेचर का सेक्शन होता है और एक ग्रामर का सेक्शन होता है। तो उस ग्रामर के सेक्शन में ही आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस वोकेबलरी से रिलेटेड दिया है, तो बीच बीच में हम इनको भी स्टडी करेंगे ताकि जो क्वेश्चन इससे आएंगे हम उनमें ही मार्क्स गेन कर सकें। तो देखिए तीन हमने सेक्शन इसमें लिए हैं। पहला है सिनोनिम्स, फिर है एंटोनिम्स और फिर है फ्रेजल वर्ब्स। सिनोनिम्स का क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द। इसमें हम मीनिंग जानेंगे हिंदी में भी और फिर इंग्लिश में भी, और साथ में हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स जिसका अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द, यानी विलोम शब्द जिसे कहते हैं, उल्टा अर्थ जो देते हैं उनके हम मीनिंग हिंदी में पहले जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, फिर उसका ऑपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे। थर्ड आता है फ्रेजल वर्ब्स, और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें क्या होता है, किसी एक वर्ब के साथ में या तो कोई प्रेपोजिशन लगा होता है या फिर कोई एडवर्ब साथ में आता है और पेयर बना के ये अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी अपना ओरिजिनल मीनिंग लूज कर देते हैं और कोई नया मीनिंग ले देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान और रखना है कि इन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इनका उच्चारण कैसे करेंगे, तो इसका उच्चारण भी देखना है हमें, प्रोनाउंसिएशन भी। ठीक है, तो पहला वर्ड कैसे पढ़ेंगे हम लोग? विगर। फर्स्ट वर्ड क्या है? विगर। अब इस वर्ड को हो सकता है आप अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें ओ भी है और यू भी है। तो ये विगर वर्ड है। विगर का मतलब क्या होता है? पावर। हिंदी में क्या कहेंगे? शक्ति, ताकत। ठीक है, तो यहां पे हम इसमें हिंदी में तो आप लिख लीजिएगा ताकत, और मैं इंग्लिश में क्या दे रहा हूं इसका मीनिंग? पावर। यानी कोई भी जो शक्ति जिस चीज में होगी तो उसको बोलेंगे विगर। दिस मेडिसिन हैज विगर। इस दवा में ताकत है। दिस वेजिटेबल हैज विगर। इस सब्जी में भी ताकत है, पावर है। तो विगर का मतलब हो गया पावर या ताकत। ठीक है, या स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। पावर के अलावा दूसरा वर्ड अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब भी क्या होता है? ताकत का होता है। पावर से इसका मतलब होता है। चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं, यह है अपहोल्ड। व्हाट इज दिस वर्ड? अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है टू मेंटेन, बरकरार रखना, बनाए रखना। टू सपोर्ट, किसी चीज का समर्थन करना। जैसे हाई कोर्ट में कोई मामला सुना गया और उस पर कोई फैसला हो गया, फिर जब वही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डिसीजन को अपहोल्ड रखा, यानी उसको बरकरार रखा, जैसे का तैसा रखा, कोई बदलाव उसमें नहीं किया। तो हम कहते हैं अपहोल्ड यानी मेंटेन। अपहोल्ड का मतलब वहां क्या हो जाता है? मेंटेन। या दूसरा वर्ड अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे सपोर्ट, यानी उसी फैसले का सपोर्ट किया, उसी फैसले का समर्थन किया, उसी फैसले को बनाए रखा। मतलब कोई भी चेंज जब नहीं होता है उसको एज इट इज रखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को ज्यों का त्यों रखा, कोई बदलाव नहीं किया, उसका समर्थन किया। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ट्रायम्फ। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब हिंदी में होता है विजय, इंग्लिश में कहते हैं विक्ट्री, जीत जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जीत। तो ट्रायम्फ को हिंदी में जीत कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे विक्ट्री। या फिर विक्ट्री के अलावा दूसरा वर्ड आप लिख सकते हो विन। विन का मतलब भी क्या होता है? जीतना, विजय प्राप्त करना। तो ट्रायम्फ का मतलब हो गया जीतना। दो टीम में मैच हुआ और इसमें एक जीत गई और एक हार गई, तो आप कह सकते हो कि इंडिया ट्रायम्फ्ड ओवर ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त कर ली किसने? भारत ने, इंडिया ने। नेक्स्ट वर्ड देखिए टीडियस। इसको क्या पढ़ते हैं? टीडियस। मैंने फिर कहा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना, खाली मीनिंग तो आपको बुक से भी मिल जाएंगे। तो टीडियस का मतलब होता है बहुत ही थका देने वाला, बहुत ही बोर कर देने वाला। तो लिख सकते हो आप टायरसम, क्योंकि टायरसम का मतलब भी क्या होता है? थकाऊ। या फिर बोरिंग लिख सकते हो।
ऐसा काम जो बिल्कुल जिसमें इंटरेस्ट ना हो, आपकी दिलचस्पी ना हो, आपको थका देता हो, वो मोनोटनी पैदा कर देता हो, तो उसको बोलते हैं टीडियस। नेक्स्ट देखिएगा स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्या है? स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष, फसाद, झगड़ा, क्वेरल, फाइट, लड़ाई। ठीक है, तो स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल। और स्ट्रगल का मतलब आपको पता ही है, संघर्ष होता है। जब हम किसी परिस्थिति से जूझते हैं या किसी काम में जूझते हैं तो वहां पे स्ट्राइफ होता है, स्ट्रगल होता है। दूसरा वर्ड क्या बताया मैंने संघर्ष के अलावा? क्वेरल, यानी कि आप उस चीज से क्वेरल कर रहे हैं, उससे उसे ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है स्टिल। बोलिए एक बार, स्टिल। स्टिल का मतलब होता है शांत, खामोश, चुपचाप, यानी क्वाइट। QUIET, क्वाइट भी कह सकते हो या फिर साइलेंट भी कह सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास वॉज स्टिल, द चिल्ड्रेन वर स्टिल, ऐसे बोल सकते हो। जब कक्षा में टीचर ने प्रवेश किया तो बच्चे शांत थे, स्टिल थे। स्टिल में कोई भी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, शांत होते हैं, जो जैसे बैठे होते हैं पोजीशन में वैसे बैठे। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्क्यू। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को बचाना, किसी की हिफाजत करना, किसी की रक्षा करना। तो इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समबडी, किसी को सुरक्षा देना, किसी को बचाना, टू सेव समबडी, टू सेव समबडी, किसी को बचाना, किसी की रक्षा करना, किसी को सेव करना। देखिए, बाढ़ आती है, ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, या कोई और आपातकालीन स्थिति जब बनती है तो टीमें लगा दी जाती है सरकार की तरफ से, उसको बोला जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्या बोला जाता है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी बचाव और राहत कार्य चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, एवरलास्टिंग, फॉरएवर, जो कभी बंद ना हो, हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, जो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, सौर ऊर्जा मिल रही है, ये परपीचुअल कही जा सकती है? ये कभी बंद होने वाली है क्या? जब तक ये दुनिया है, जब तक ये जहां है, तब तक हमें सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, उसकी ऊर्जा मिलती रहेगी। तो सोलर एनर्जी इज परपीचुअल। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज परपीचुअल। नॉलेज एंड विजडम फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन इज परपीचुअल। जब तक ये संस्थाएं रहेंगी, विद्यालय रहेंगे, हमें ये एवरलास्टिंग नॉलेज विजडम मिलती रहेगी। तो परपीचुअल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, यानी एवरलास्टिंग का मतलब ये हुआ लंबे समय तक चलने वाला। नेक्स्ट देखिएगा पेंसिव। पेंसिव कहते हैं जो व्यक्ति बहुत विचारों में डूबा रहता है, बहुत सोच में डूबा रहता है, कल्पनाओं में डूबा रहता है, तो उसको बोलते हैं ही इज वेरी पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब हो गया सोच में डूबा हुआ। और आप ध्यान रखिए, सोच में वही डूबा होता है जो क्या होता है? सैड होता है, दुखी होता है, अनहैप्पी होता है। खुशहाल व्यक्ति सोच में नहीं डूबा होता है, वो तो मस्त रहता है, वो तो जॉली नेचर्ड होता है। सोच में कौन डूबा होता है? जो डिप्रेशन का शिकार होता है, जिसको कोई गम होता है, कोई दुख होता है। तो पेंसिव वर्ड आप समझ गए। लास्ट वर्ड है लस्टर। लास्ट वर्ड क्या है बच्चों? लस्टर। लस्टर कहते हैं चमक, शाइन जो होती है, शाइन, SHINE। शाइन का मतलब भी चमक होता है। लस्टर, हम कपड़ा खरीदते हैं तो हम क्या कहते हैं? इसके फैब्रिक में लस्टर नहीं है, चमक नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है, तो हम ब्राइटनेस वर्ड यूज कर सकते हैं। दुकानदार क्या कहता है? इतना डल भी नहीं है, इतना डार्क भी नहीं है ना, तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? अब यहां पर हम एंटोनिम वर्ड सीखेंगे, और एंटोनिम में देखिए फिर हमारे पास 10 वर्ड आ गए हैं, और बहुत सिंपल से हैं। इनके पहले मीनिंग जानेंगे, फिर इनका अपोजिट हम जानेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है जिगजैग। पहला वर्ड क्या है? जिगजैग है। और जिगजैग का मतलब होता है बच्चों, आपने देखा होगा कुछ रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते हैं। पहले एक करना है, फिर सीधे चले, फिर लेफ्ट करना है, फिर सीधे चले, फिर राइट करना है, यही तो हो ना उसमें। तो ऐसी रास्तों को क्या बोलते हैं? जिगजैग।
तो जो टेढ़ा नहीं होगा इसका मतलब तो हो गया टेढ़ा मेढ़ा, और जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। तो जो सीधा होगा तो ऑपोजिट इसका हो जाएगा स्ट्रेट। क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट। इसका ऑपोजिट यानी विरोध शब्द हो जाएगा स्ट्रेट। जिगजैग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा और स्ट्रेट मीन्स सीधा। आप हिंदी मीनिंग भी लिखते जाइएगा, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, आप लिखिएगा लेकिन आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा वॉलेंट्री। क्या वर्ड है ये, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वेच्छा से कोई काम करना। आपकी इच्छा है तो कर लीजिए और नहीं इच्छा है तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन हर जगह तो स्वेच्छा नहीं चलती ना, कई जगह क्या होता है, अनिवार्य होता है वो काम करना। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, उसमें इच्छा नहीं चल रही है, वो तो अनिवार्य है। तो जो अनिवार्य होगा, जरूरी होगा, उसके लिए लिखेंगे कंपल्सरी। क्या कहेंगे बच्चों, कंपल्सरी। या फिर एक वर्ड होता है नेसेसरी, वो भी आवश्यक हो गया। या फिर एक वर्ड होता है मैंडेटरी, उसका मतलब भी जरूरी हो गया। तो वर्ड तो बहुत सारे हैं, आप लिखना चाहो लिख लो, लेकिन फिलहाल आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए और कम से कम एक वर्ड इसका ऑपोजिट का पता होना चाहिए। फिर बच्चों अगला वर्ड है वेग। क्या वर्ड है, वेग। VAGUE, वेग। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर। जब कोई चीज स्पष्ट नहीं होती है, साफ नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है, तो हम बोलते हैं दिस पिक्चर इज क्वाइट वेग। ये तस्वीर बहुत धुंधली है, इसमें साफ नहीं दिख रहा है। तो जो साफ दिखेगा उसे क्या बोलेंगे, क्लियर। इंग्लिश क्या बोलेंगे, क्लियर। दिस पिक्चर इज वेरी क्लियर, ये पिक्चर साफ है, बट दिस पिक्चर इज नॉट क्लियर, दिस इज वेग। ये अस्पष्ट। तो इसको हिंदी लिख दीजिए अस्पष्ट, और स्पष्ट के लिए वर्ड में लिख दे रहा हूं क्लियर। द नेक्स्ट वर्ड इज यूनिटी। क्या है नेक्स्ट वर्ड, यूनिटी। कहते हैं भाई हम स्टूडेंट्स में यूनिटी होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा एक्सप्लॉइटेशन हर जगह होगा। यूनिटी को हिंदी में कहते हैं पायल, एकता। और एक बहुत ही फेमस कोटेशन जो है वो आपने सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री के लिए ये बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सेंटेंस आया है, एकता में विविधता। यानी हम सब एक हैं, बावजूद इसके हमारी भाषाएं अलग हैं, रंग रूप अलग हैं, परिधान अलग हैं, और ना जाने कौन कौन से पकवान और रहन सहन हमारा अलग होता है। ठीक है कि नहीं। तो यूनिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, डाइवर्सिटी। यूनिटी मीन्स एकता और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। एकता में विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों अगला वर्ड भी आपने जरूर सुना होगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट उस वस्तु को कहते हैं जिसके आर पार हमें दिखाई दे जाए। कुछ पर्दे ऐसे होते हैं जिनके आर पार हमें साफ दिखाई दे जाता है। जैसे ग्लास है, शीशा है कांच का, तो आपने देखा होगा कुछ ऑफिस में, कुछ शोरूम में ऐसे ग्लास लगे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके पीछे जो भी बंदा होता है हमें साफ दिखाई दे जाता है, उसकी शक्ल भी, उसके कपड़े भी साफ दिखता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जिसके आर पार साफ दिखाई नहीं देता, जैसे ये वॉल है, ये क्या ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे खड़े होकर कौन हमारी बात सुन रहा है, क्या हम बता सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, ओपेक। जिसके आर पार दिखाई ना दे वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो ओपेक कहलाएगा। हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी, यानी ये पारदर्शी है, जिसके पार दिखाई दे रहा है, और जो पार नहीं दिखाई दे रहा है वो ओपेक है, हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सुपीरियर। क्या है नेक्स्ट वर्ड, सुपीरियर। अनुज इज सुपीरियर टू अमित। अनुज जो है वो अमित से श्रेष्ठ है। सुपीरियर को हिंदी में क्या कहते हैं, श्रेष्ठ। तो व्यक्तियों की भी श्रेष्ठता होती है, वस्तुओं को भी होती है। जैसे आपको शॉपकीपर ने दो कपड़े दिखाए, दो फैब्रिक दिखाए, तो आप क्या कहोगे, दिस फैब्रिक इज सुपीरियर टू दैट, ये वाला उससे श्रेष्ठ है। तो फिर जो सुपीरियर हो गया, तो जो उससे कम श्रेष्ठ है उसे क्या कहेंगे, इंफीरियर। क्या बोलेंगे उसको, कहते हैं इसकी क्वालिटी बड़ी इंफीरियर लग रही है, ये बहुत निम्नतम श्रेणी का लग रहा है, श्रेष्ठतम श्रेणी का नहीं लग रहा है, तो उसको इंफीरियर बोलेंगे। INFERIOR, ये इंफीरियर हो जाएगा, श्रेष्ठ निम्न। नेक्स्ट देखिएगा, रिवील। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, रहस्य खोलना, राज खोलना, किसी चीज को दिखा देना, दर्शा देना, रिवील। और जब किसी चीज को छुपाने की बात होती है तब बोलते हैं कंसील।
कंसील का मतलब बच्चों क्या होता है? किसी चीज को छुपाना, कंसील। लड़कियों का, लेडीज का एक मेकअप आता है कंसीलर। कंसील मीन्स छिपाना, और कंसीलर मतलब होता है छिपाने वाला। जो आपके फेस पे स्पॉट्स हो, किसी प्रकार के कोई कलर फेडिंग हो, तो वो कंसीलर क्या काम करता है? वो सबको छिपा देता है, कंसीलर। ऐसे याद रखोगे आप। नेक्स्ट देखिएगा वर्ड नोटोरियस। क्या है नेक्स्ट? नोटोरियस। ये किसी की खराब छवि के लिए वर्ड यूज होता है। किसी की खराब छवि होती है, कोई बैड मैन होता है, उसके लिए बोलते हैं ही इज अ नोटोरियस मैन। जैसे वो वीरप्पन था, तो वो क्या देश हित में काम करता था? क्या वो देश हित में काम करता था? चंदन की तस्करी करता था, मारा गया बाद में? देश हित में नहीं काम करता था ना वो, तो वो कुख्यात था। ऐसे लोगों को कुख्यात कहते हैं, विख्यात नहीं कहते हैं। विख्यात उन्हें कहते हैं जो फेमस होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा फेमस। जो अच्छे कामों के लिए जाना जाए वो फेमस, जो बुरे कामों के लिए जाना जाए वो नोटोरियस। तो इसका यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये वर्ड किस व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छे कामों के लिए है तो फेमस कहिए, ही इज अ फेमस पर्सनैलिटी। बुरे कामों के लिए है तो ही इज अ नोटोरियस पर्सन। इस तरीके से बच्चों, लीगल का मतलब होता है कानूनी, कानून के दायरे में लीगल का मतलब होता है। और इसका ऑपोजिट कर दो, जिसको गैर कानूनी कहते हैं, अनलीगल नहीं, इलीगल। बहुत सारे बच्चे इसको गलत बोलते हैं, अनलीगल कहते हैं, ये होता है इलीगल। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें अन लगा के हम अपोजिट बनाते हैं, लेकिन ये इलीगल होता है, अनलीगल नहीं होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट, स्माइल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्माइल। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। और मुस्कुराने के अलावा दूसरा काम इसका अपोजिट क्या होता है? भौहें सिकोड़ना, किसी को गुस्से की निगाह से देखना, यही तो होता है। तो स्माइल का अपोजिट हो जाएगा फ्राउन। किसी को गुस्से से देखना क्या कहलाता है? फ्राउन कहलाता है। ये लास्ट के 10th जो है फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास आ गए। फ्रेजल वर्ब्स में देखिए, इसमें से कुछ वर्ड्स आपके पहले के पढ़े भी होंगे, हमने कराए हैं आपको, कुछ मैंने नए भी डाल दिए, तो वो उनका रिवीजन हो जाएगा और नए वर्ड्स को आप जान जाएंगे। पहला वर्ड क्या है? टर्न डाउन। किसी को याद है इसका मीनिंग? मैंने कराया है आपको पहले भी। टर्न डाउन। द प्रिंसिपल टर्न डाउन माई एप्लीकेशन। प्रधानाचार्य ने मेरा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। टर्न डाउन का मतलब ठुकरा दिया, नामंजूर कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। क्या मतलब होता है बच्चों? टू रिजेक्ट। हिंदी में कहते हैं अस्वीकार कर देना, नामंजूर कर देना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सेकंड है स्ट्राइक ऑफ। जब आप स्कूल या कॉलेज में 10 दिन तक बिना सूचना के, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, आप गायब रहते हो, तो हम रजिस्टर में आपका नाम क्या करते हैं? काट देते हैं। तो हम बोलते हैं योर नेम इज स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर। स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? स्ट्रक, यानी आपका नाम रजिस्टर से काट दिया गया है। तो स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव, हटा देना, नाम आपका हटा देना, काट देना, खत्म कर देना, टू एंड, समाप्त कर देना। थर्ड आता है पुट अप विद। थर्ड क्या है? पुट अप विद। इसका मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, और इंग्लिश में लिखेंगे टू टॉलरेट। क्या लिखेंगे? टू टॉलरेट, सहन करना या बर्दाश्त करना। और इसको यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में? आई कांट पुट अप विद दैट पर्सन नाउ। मैं उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सहन नहीं कर सकता। आई कांट पुट अप विद यू एनी मोर। मैं तुम्हें भी बहुत ज्यादा सहन नहीं कर सकता। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन। घृणा करना, किसी से नफरत करना, किसी को बहुत ही डिसलाइक करना, है ना? द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, यानी कि धनी व्यक्तियों को निर्धन व्यक्तियों से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, यानी टू डिसलाइक समबडी।
किसी को डिसलाइक करना या किसी को हेट करना। नेक्स्ट है गेट थ्रू। नेक्स्ट है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल होना, कामयाब होना। गेट थ्रू सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? आई एम वेरी श्योर दैट ऑल माई स्टूडेंट्स विल गेट थ्रू इन एग्जाम विद गुड मार्क्स। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे 12वीं के बच्चे परीक्षा में सफल होंगे, अच्छे नंबरों से सफल होंगे, कामयाब होंगे, पास होंगे। तो गेट थ्रू का मतलब पास होना, सफल होना, कामयाब होना। ठीक है, टू पास लिख दीजिए, टू पास या टू सक्सीड। टू पास या टू सक्सीड, कामयाब होना, सफल होना, पास होना। नेक्स्ट है बच्चों डू अवे विद। नेक्स्ट क्या है? डू अवे विद। इसका मतलब होता है समाप्त कर देना। समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जो समाप्त की जा चुकी है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, द सोशल इविल्स विल सून डू अवे विद, या द सोशल इविल्स विल डू अवे विद सून। यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगी, कर दी जाएंगी। तो इसको लिख लीजिए टू फिनिश। टू फिनिश, डू अवे। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? संयोगवश किसी से मुलाकात हो जाना। सपोज करिए आप भी कहीं बाहर शहर में टहल रहे हो, कहीं मैं भी आपको मिल जाता हूं, तो आप स्कूल में आके बोलेंगे अपने साथी से, मिर्जा सर केम अक्रॉस विद मी येस्टरडे इन द मार्केट। यानी संयोगवश वो मुझसे मिल गए, मुझसे उनकी मुलाकात हो गई। तो लिख दीजिए टू मीट समबडी बाई चांस। टू मीट समबडी बाई चांस। इसमें हमने समबडी के लिए शॉर्ट में एसबी लिख दिया। इसका मतलब समबडी, किसी से अचानक या संयोगवश मुलाकात हो जाना। नेक्स्ट है बच्चों ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है अचानक चलते चलते रुक जाना, कार्य करना बंद कर देना। द कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड। यानी कि रास्ते के बीचों बीच में कार ने काम करना बंद कर दिया। कई बार रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर देता है, एसी काम करना बंद कर देता है, तो क्या बोलेंगे? द एयर कंडीशन ऑफ माई बेडरूम ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द नाइट। यानी आधी रात को, बीच रात को हमारे एसी ने काम करना बंद कर दिया। तो लिखेंगे टू स्टॉप। जब कोई चीज काम करना बंद करती है तो फंक्शन करना बंद कर देती है ना, टू स्टॉप। फिर है कैरी आउट। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन करना। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज कैरी आउट देयर टीचर्स। अच्छे विद्यार्थी हमेशा अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करते हैं। और लास्ट देख दीजिए कट डाउन। लास्ट क्या है? कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम कर देना, कटौती कर देना। अब आप देखिए जो डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की बीमारी होती है, वो अपने खाने में चीनी की मात्रा कम कर देते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में लिखेंगे, अच्छा इसका तो ओबे लिख लीजिए पहले। ओबे मतलब आज्ञा पालन करना। और कट डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस, किसी चीज की मात्रा को कम कर देना। तो आप ऐसे कह सकते हो किसी पेशेंट से, जो डायबिटिक पेशेंट है, आप उससे कह सकते हो जेंटलमैन यू मस्ट कट डाउन द शुगर इन योर डाइट। आपको अपने भोजन में चीनी की मात्रा को कम कर देना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।